नमस्कार मित्रों, गायत्री क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे अपने हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है छंद। तो छंद में आज अपन छंद मात्रिक छंद के छोटे छोटे कुछ नियम पढ़ेंगे। अब अपन बात करेंगे छंद पढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई इसमें डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये आपसे एक निवेदन रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं छंद। तो छंद में अपन कुछ छोटे छोटे नियम देखेंगे कि छंद है क्या, छंद को कैसे पढ़ना है, कैसे अपन मात्रा गिनेंगे, कैसे वर्ण गिनेंगे, वो अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मात्रिक छंद के नियम। हाँ, छंद दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, वार्णिक होते और मात्रिक होते। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है और वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। तो मात्रिक छंदों के नियम में अपन बात करते हैं। इस छंद के में सबसे पहला नियम है कि जैसे कोई रचना लिखी गई है उसमें अपन देखते कि इसमें कौन सा छंद है। तो सबसे पहले मात्रिक छंद देखेंगे, मात्रिक में मात्रा अपन गिनेंगे। तो मात्रा गिनने के लिए अपन को क्या करते हैं, उसमें से स्वर देखते हैं। और मात्रा किसमें होती है? स्वरों में होती, व्यंजन में नहीं होती। व्यंजन में केवल वर्ण होते हैं। तो स्वर में मात्रा होती है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे और उसमें चलेगा लघु और गुरु। मात्रा एक मात्रा और दो मात्रा, अधिकतम दो होगी और कम से कम एक मात्रा होगी। तो अपन देखते हैं सबसे पहला नियम है वो है लघु स्वर। और लघु स्वर कौन से आएंगे? अ, छोटी ई, छोटा उ, री और ली। ये जो स्वर हैं यह लघु में आएंगे और लघु का हमेशा चिन्ह ऐसा होता है, यह एक जैसा ये चिन्ह होता है वो लघु का होता है। और अपन मात्रा गिनते हैं तो उस वर्ण के ऊपर या नीचे अपन ऐसा चिन्ह करते हैं जिससे अपन को पता चलता है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं और इसका मान एक होता है। फिर अपन देखेंगे दीर्घ स्वर क्या है। ये संयुक्त अक्षर अपन बाद में पढ़ेंगे। क्या है? दीर्घ स्वर लघु हो गए, फिर गुरु या दीर्घ दोनों एक ही होता है, दोनों बड़े स्वर होते हैं। तो उसमें आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा, ए आएगा, आई आएगी, ओ आएगा और औ आएगा। ये बड़े हैं, दीर्घ हैं और गुरु है। तो इसकी जो मात्रा गिनने का चिन्ह होता है वो ये होगा, ऐसे जैसे एस किया हो तो ये चिन्ह होगा और इसके मान कितना होगा? दो। इसमें दो ऐसा होगा, वहां पर अपन दो मात्राएं गिनेंगे। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम इसका है कि संयुक्त अक्षर वर्ण से पूर्व लघु होने पर गुरु माना जाएगा। जहां पर अपन को संयुक्ताक्षर दिखता है, संयुक्ताक्षर अभी मैंने यहां मिटा दिया। अब संयुक्ताक्षर कौन सा होता है? जो दो वर्णों से मिलकर के एक बनता है ना, एक वर्ण बनता है, एक अक्षर बनता है, वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। जिस जैसे देखिए यक्ष, यत्र और ये श्र, जो भी है दो वर्णों से मिलकर के बनता है वो संयुक्ताक्षर आता है, ये आपको पता ही है। तो संयुक्ताक्षर अगर आ जाता है तो वहां क्या है कि वर्ण से पूर्व जहां पर अपन को ऐसा संयुक्ताक्षर दिखता है, ऐसा इनके अलावा भी संयुक्ताक्षर बहुत सारे होते हैं। जैसे दोनों मिलकर के बनता है, जहां एक आधा और एक पूरा, दो मिलकर के एक अक्षर होता है। तो उससे पूर्व लघु होने पर, गुरु है तो कोई बात नहीं, अगर लघु है तो भी वो होने पर भी गुरु माना जाएगा। अगर संयुक्ताक्षर से पहले अगर कोई लघु है तो उसको भी गुरु माना जाता है। गुरु अर्थात ये चिन्ह आएगा और दो मात्राएं गिनी जाएगी। ये इसका तीसरा नियम है। अब चौथा नियम है कि अनुस्वार अर्थात एक बिंदी, अनुस्वार गुरु मात्रा के रूप में होती है। अनुस्वार एक बिंदी होती है, उसकी भी मात्राएं होती है और वो होती है गुरु के रूप में, दो मात्राएं गिनी जाएगी रूप में होती हैं। जबकि चंद्र बिंदु, ये जो चंद्र बिंदु होता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ध्यान रखना, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन एक अकेली बिंदी आती है जिसको अपन अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार की दो मात्राएं गिनी जाएगी। अब चौथा हो गया। पांचवा नियम है कि न, म, लह, अगर ये आ जाता अब आप हो गई तो ये तो दो वर्णों से मिलकर के बना, न आधा और ह, म आधा और ह, ल आधा और ह। तो ये तो संयुक्ताक्षर है। हाँ, दिखते हैं संयुक्ताक्षर लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि ये
महाप्राण है। अब आप कहोगे कि महाप्राण का क्या होता है, तो महाप्राण वो होता है जिसको अपन बोलते, जिस संयुक्त अक्षर को अपन बोलते हैं, तो जिसमें संयुक्त अक्षर किसी भी वर्ण को अपन बोलते हैं तो उसमें अपने अंदर की जो वायु है, प्राण वायु जिसको अपन कहते हैं, प्राण वायु अधिक बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। महा अर्थात अधिक, प्राण यानी वायु, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो मुंह से अपनी वायु वो अधिक बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो ये न म ल इसको बोलते हैं तब मुंह से वायु अधिक निकलती है। और अपने अपन व्यंजन पढ़ते हैं ना, व्यंजन में क पहला वर्ण होता है तो क नहीं, दूसरा और चौथा, दूसरा अर्थात ख और चौथा अर्थात ग नहीं और घ। अब दूसरा चौथा प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक अपने जो वर्ग बना हुआ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, उसमें दूसरा और चौथा जो वर्ण है ना वो महाप्राण है। तो ये महाप्राण है, इसलिए ये संयुक्त अक्षर में नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं तो इसे लघु माना जाएगा। अगर आते होते तो इससे पहले जो होता वो गुरु होता, न कि ये तो संयुक्त अक्षर है। अब इससे पहले कोई वर्ण होता, छोटा वर्ण होता अर्थात लघु होता तो वो गुरु माना जाता। लेकिन या तो महाप्राण है, महाप्राण है तो संयुक्त अक्षर नहीं माना जाएगा, और संयुक्त अक्षर नहीं माना जाएगा तो इसे लघु माना जाएगा। अब छठा नियम है कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कोई, मैंने लिख दिया स और इसके हलंत लगा हुआ, अब इसकी कोई मात्रा नहीं, वर्णिक में दिया वर्णिक में गिना जाएगा, लेकिन मात्रिक छंद में अपन इसकी कोई मात्रा नहीं गिनेंगे, क्योंकि इसके हलंत लगा हुआ है। हलंत अर्थात स्वर से रहित है, मात्रा से रहित है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं होगी। और सातवां और आखिरी नियम है, किसी वर्ण में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा गुरु मात्रा होती है। अपन कहेंगे कि किसी के ऊपर बिंदी भी लगी हुई है, नीचे ऊ की मात्रा, क्या बिंदी की दो और दो बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या अपन इसकी चार मात्रा मानेंगे? नहीं, किसी भी वर्ण में अधिकतम गुरु अर्थात दो मात्रा होती हैं। तो ये इनके छोटे छोटे 7 नियम थे। आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। इसके नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके एग्जाम के दिनों में काम आए। और आपसे निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।